हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है? मज़ा आ रहा है पढ़ने में? भाई मज़े से पढ़ते रहोगे ना तो बढ़िया रहेगा। मज़े से पढ़ने में पता है क्या होता है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम खुशी खुशी पढ़ोगे। मतलब उसे ना ये चीज़ लेके मत पढ़ो कि भाई तुम्हें पढ़ना है, खुशी खुशी पढ़ो, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। मतलब सही बता रहा हूँ, इतना मज़ा आएगा ना कि मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं ना 8th 9th 10th क्लास तक ना बड़ा एवरेज स्टूडेंट था। मैं पूरे दिन क्रिकेट खेलता रहता था। सैटरडे संडे पूरा टाइम ग्राउंड में लगाना और पूरे टाइम क्रिकेट ही खेलता रहता था। पता नहीं क्यों 11th क्लास में जैसे ही आया ना, पढ़ाई से प्यार हो गया। पढ़ता ही रहता था फिर 11th में। ऐसा नहीं है कि कुछ और नहीं करता था, पढ़ता भी हूँ, घूमता भी हूँ, खेलता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ। 11th 12th में पढ़ाई करी, फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके साथ साथ CA करता रहा, इंटरमीडिएट करी, CPT भी निकाली। फिर उसके बाद जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो EY से आर्टिकलशिप भी करी और उसके बाद CA फाइनल भी निकाला। आज तुम्हारे सामने जब भी तो खड़ा हूँ, 2 वर्ड भी लग गए मेरे नाम के आगे। खुशी खुशी पढ़ोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे जिस दिन तुमने CA कोर्स को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया ना, तुम भाई जीत जाओगे, सही बता रहा हूँ। ऐसे खुशी खुशी पढ़ते रहो, ऐसे बढ़िया बढ़िया चीज़ें पढ़ते रहो, बढ़िया बढ़िया चीज़ें पढ़ेंगे। देखो, सबके दिमाग में ना एक ऑडिट को लेके खौफ रहता है। रहता है नहीं रहता है? रहता है ना कि भाई कैसे याद करे, क्या है। ठीक है ना भाई, अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया चीज़ें डाल रहा हूँ ना, साथ देते रहो, बस ऐसे याद होता रहेगा। क्यों? चलो करे चालू। 4400 तो पहले पढ़ा दिया था, अब 4410 4410 चालू कर लेते। कंपाइलेशन एंगेजमेंट बेहद आसान है, बेहद। मतलब तुम कहोगे सर आप क्यों पढ़ा रहे हो, मैं रीड करके पढ़ लूंगा, मेरे को वैसे भी समझ आ जाएगा। पर यार हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। अब तुमसे बोला था पहले भी कि भाई रिवीजन लेक्चर्स तो डालता रहूंगा, तो भाई अब अगर कमिटमेंट दिए तो कमिटमेंट तो फुलफिल करनी पड़ेगी ना। तभी तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा चलेगा स्टूडेंट टीचर का, नहीं? तो देखो, ये वाला जो है ना, इससे ये जो इससे है SRS, सॉरी ऐसे नहीं, SRS, स्टैंडर्ड रिलेटेड टू सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज है। अब देखो, कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स का ना, इसका नाम है कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स, ठीक है? तो ना मैं तुम्हें एक ना एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे ना तुम मानो, मतलब EY के अंदर क्या था, EY के अंदर ना एक ऑडिट डिपार्टमेंट है और एक फैस डिपार्टमेंट है। फैस डिपार्टमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसे करके कोई नाम है उसकी फुल फॉर्म। ये क्या करता है, ये जितने भी कंपनीज होती है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनवाने में हेल्प करता है। या फिर उनका खुद का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, बट उनको एडवाइजरी भी चाहिए होती है कि भाई इसका क्या ट्रीटमेंट करें। मान लो कोई लीज पे कोई उन्होंने एसेट लिया, प्रॉपर्टी ली, प्लांट लिया, कोई इक्विपमेंट लिया, या फिर कुछ और कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया। इनकी ना काफी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन हुई, या फिर मर्जर हुआ कोई, या कोई डीमर्जर हुआ, या कुछ एक्वायर कर रहे हैं ये, या अपनी कोई कॉन्ग्लोमेरेट को हटा रहे हैं। तो इन सब के लिए ना तुम्हें एक्सपर्टीज नॉलेज की जरूरत है। देखो फाइनेंस वो एक्सपर्टीज बिठा रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही वहां पे अकाउंट्स बना रहे हैं, बट दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड इन देयर एरियाज। दे नो हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट दे डोंट नो हाउ टू डू अ मर्जर, क्योंकि उन्होंने नहीं करा। बट ये जो डिपार्टमेंट बता रहा हूं, फैस डिपार्टमेंट, जैसे EY में फैस है, बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत स्कोप है। एडवाइजरी, इसके अंदर एडवाइजरीज भी आती है। इसके अंदर तुम्हें कंपनीज के अंदर जाके हेल्प करनी पड़ती है उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्टिंग फाइनेंशियल फ्रेमवर्क और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या फिर IFRS लगते तो उनको उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। काफी बड़ा स्कोप है आगे फैस का, तुम्हें बता रहा हूं। आगे अगर तुम्हें देखो, बहुत बहुत जॉब भी बहुत आसान है लेनी वहां पे। तुम्हें अकाउंट्स अगर अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी जॉब है, उसमें स्ट्रेस भी नहीं है इतना। डेडलाइंस तो हर जगह होंगी, बट अच्छा काम है बहुत। इफ यू वांट अप्लाई तो EY में भी अप्लाई कर सकते हो, बाकी बिग फोर्स में भी काफी स्कोप है। और अभी ये ना जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फैस हो गया और अदर डिपार्टमेंट में अलग अलग कंपनीज में अलग अलग नाम है, बट ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले जो डिपार्टमेंट्स होते हैं मोर और लेस सिमिलर होते हैं ऑडिट की तरह। बट ऑडिट के अंदर हमें ना रिपोर्ट पे साइन करने होते हैं, इसमें कोई रिपोर्ट पे साइन नहीं करना होता, ओपिनियन देना होता है। तो SRS 4410 ना वहां पे बहुत अप्लाई होता है। अच्छी, मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं आगे।
क्योंककि भाई काम तो बढ़ता रहेगा, इकोनॉमी बढ़ती रहेगी, कंपनीज बढ़ती रहेंगी, तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बढ़ते रहेंगे और उनको फिर एडवाइजेस की जरूरत पड़ती रहेगी। जितने ज्यादा मर्जर, जितना ज्यादा एक्विजिशन, उतने ज्यादा काम, उतने ज्यादा तुम्हारे बोनस, उतना ज्यादा पार्टनर का प्रॉफिट। साइकिल है। तो ये जो कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स है ना, ये उसी चीज पे काम करते हैं। ये करते हैं कंपनीज की हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसमें कोई एश्योरेंस नहीं। अब देखो पढ़ाते हैं, करे चालू। समझ आ गया ना मोटा मोटा क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अगर देखोगे ना तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मतलब अब मैं जो तुम्हें पढ़ाऊंगा, और वो डिपार्टमेंट की नॉलेज अगर तुम्हें लेनी है तो तुम्हें इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाएगा। गूगल बाबा से पूछना, सब बता देंगे वो। ठीक है, अब देखो, अश्योरेंस नहीं देगा। कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स आर नॉट मेंट फॉर गिविंग अश्योरेंस, वो कोई एविडेंस नहीं लेंगी। एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस पे भी कुछ, वो सिर्फ तुम्हें एडवाइस देंगे और हेल्प करेंगे किसमें? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और कंक्लूजन भी कोई ड्रॉ नहीं करेंगे, ओनली एडवाइस देंगी। मैंने क्या बोला, दोबारा बोलो, एडवाइस देंगी, बस इतना इतना याद रखना है तुम्हें। एडवाइस देंगी, ये सब कुछ भी नहीं देंगी। ना अश्योरेंस, ना एविडेंस लेंगी, ना एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस पे कोई कमेंट करेंगे, और ना ही कोई कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो प्रैक्टिशनर होता है इसके अंदर, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। वी आर नॉट, उस केस में ऑडिटर का खत्म। अब जो ऑडिटर वर्ड यूज नहीं होगा, सिर्फ होगा प्रैक्टिशनर वर्ड यूज। तो फैस में जाते हैं ना, बंदा ऑडिटर से प्रैक्टिशनर बन जाता है, और ऑडिट से फैस में मतलब फैस, यार एक्चुअली मैं ईवाई हूं, मेरे को फैस डिपार्टमेंट बोलने की ज्यादा आदत है, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला जो भी डिपार्टमेंट होगा जहां पे भी, उसमें ट्रांसफर लेना काफी आसान होता है, बिकॉज तुमने ऑडिट में वही करा है जो अब तुम्हें फैस में भी ऑलमोस्ट वही चीजें करनी है। बस उसमें तुम चेक करते थे फाइनेंशियल अकाउंट्स बने कैसे, उसमें तुम हेल्प करोगे और एडवाइस दोगे कि अगर इसका ट्रीटमेंट ये है या फिर क्या होगा। अपनी यार नॉलेज होती है, इतनी बड़ी बड़ी बुक होती है, हर कोई पढ़ते थोड़ी बैठेगा। वो क्या करते हैं, बाहर की एक्सपर्टीज को हायर कर लेते हैं। उन्हें पता है गलत ट्रीटमेंट हो गया ना, बहुत मोटी पेनल्टीज हैं, तो कंपनीज तो कहती है कि भाई 15 लाख में पीछे छोड़ाओ ताकि 50 करोड़ की पेनल्टी ना लगे। तो सही है ना भाई, कितना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके जब भी वो किसी इस डिपार्टमेंट को हायर करते हैं। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू असिस्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हेल्प करना है, क्योंकि हेल्प करेगा ना वो, हेल्पर है। हम यहां पे हेल्पर बन जाते हैं हम, विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। समझ आया? कुछ भी नहीं है, ये बोल रहे हैं हेल्प करनी है मैनेजमेंट की, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बस मर्जर हुआ उसमें हेल्प कर दो, किसी भी चीज में हेल्प करनी है। अब तुमको एडवाइस नहीं देनी, तुम्हें ओपिनियन देना है, और विदाउट एनी साइनिंग। बहुत बढ़िया काम है भाई, टेंशन भी नहीं है कोई। गलत कलर, अरे ठीक है ओपिनियन है, मत मानो मत मानो तुम्हारी मर्जी। हमने तो ओपिनियन दे दिया, सजेशन दे दिया, अब तुम्हारी मर्जी है ना यार। यार मेरा काम था सजेशन देना, एज अ प्रैक्टिशनर आई हैव गिवन यू द सजेशन एंड इट्स अप टू यू, यू वांट टू अप्लाई दैट सजेशन और नॉट। खत्म बात। मैंने कोई कंक्लूजन थोड़ी दिया है, मैंने कोई ऑडिट रिपोर्ट पे साइन थोड़ी कर दिया है। ओपिनियन दिया, तुम्हारी मर्जी, मानना है नहीं मानना तुम्हारी मर्जी है, मत मानो। हमने तो दे दिया, हमको तो फीस मिलेगी, हमें फीस मिलेगी। वो ओपिनियन अप्लाई करे ना करे, हमें फीस मिलेगी। इसलिए कह रहा हूं बहुत सेफ डिपार्टमेंट है। प्रैक्टिशनर अप्लाइज अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज। अपनी एक्सपर्टीज है भाई, उनका काम ही ये है, तो उनको वैसी एक्सपर्टीज होती है यार। अगर तुम सेम चीज करते रहोगे तो लर्निंग कर्व तो तुम्हारा बढ़ता रहेगा ना, और लर्निंग कर्व बढ़ेगा तो तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, नई नई ट्रांजेक्शन आएगी, तुम एक्सपर्ट हो जाओगे, तुम्हें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने एक मर्जर पे काम कर लिया तो तुम्हें आइडिया कि कैसे कैसे क्या होती है चीजें, अगली बार तुम्हारा टाइम ही नहीं लगेगा। इसलिए प्रैक्टिशनर को हायर कर लेते हैं, उनके पास बहुत वास्ट एक्सपीरियंस नॉलेज होता है। ठीक है, और देखो विदाउट ऑब्टेनिंग एनी अश्योरेंस, अश्योरेंस वही हम ऑडिट रिपोर्ट तो दे नहीं रहे, और इंफॉर्मेशन एंड टू रिपोर्ट ऑन एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद एसआरएस। सिंपल है ना? अब पर्पस पूछ रहे हैं, अरे भाई वही तो पर्पस बताया मैंने तुम्हें, इतनी देर से मैं क्या बता रहा हूं, पर्पस ही तो बता रहा हूं। पर्पस है ये, टू कंप्लाई विद मैंडेटरी पीरियड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। अरे ये जो मैंडेटरी तो रिक्वायरमेंट होती है इंडियस के हिसाब से फाइनेंशियल अकाउंट्स क्यों बनाने, क्यों टर्नओवर या फिर तुम्हारे जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है इंडियस की, वो तुम एक्सीड करते हो, उसके बाद तुम इंडियस में घुसते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इंडियस में घुसते हो। कोई भी कंपनी किसी भी कंट्री में करेगी ऑपरेट, उसे उसके लॉज एंड रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे। ऑप्शन ही नहीं है, वो ऑपरेट ही नहीं कर पाएगी अगर वो लॉ एंड रेगुलेशन नहीं मानेगी। हमारे यहाँ पे भी, हमारे यहाँ पे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सीबीबी है, कंपनीज एक्ट के बेसिस पे अगर कंपनी बन रही है तो उसके बेसिस पे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसकी कंपनीज एक्ट की बातें माननी पड़ती हैं। अब ऑडिट करवाओगे कि अगर तुम्हारा टर्नओवर इससे बढ़ गया ये
तो तुम्हें कराना पड़ेगा ना, वो सारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है लॉ की। ऐसी फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाना इज ऑल्सो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। अगर तुम गलत बनाओगे तो तुम्हारे पास पेनल्टी एंड फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तुम्हारे शेयर प्राइस भी गिर सकते हैं तुमने गलत ट्रीटमेंट करा है तो। समझ गए ना? इसलिए ये प्रैक्टिशनर या फिर जो एक्सपर्टीज बंदा होता है उसे हायर कर लेते हैं कि भाई हेल्प कर दो, ओपिनियन दे दो, साइन मत करो ऑडिट रिपोर्ट, हेल्प कर दो। अब इस केस में कंपनी हेल्प मांग रही है और किस किस बेसिस पे? एक तो यही हो गया मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, पर्पस पूछ रहे हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट के। तो तुम्हारा क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगा, तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाने ही पड़ेंगे ना, और अच्छे से बनवाने पड़ेंगे। दूसरा क्या कहता है? फॉर पर्पसेस अनरिलेटेड टू मैंडेटरी अरे अब ना मैंडेटरी नहीं है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की, पर अब क्या यार, तुम अगर सुथरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोगे तो ही तो तुम्हारे आगे जो फॉर एग्जांपल 3 यूजेज हैं। अब मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना है फॉर अ पर्टिकुलर, मान लो मैनेजमेंट को एक्विजिशन करनी है किसी फाइनेंशियल स्टेट, मान लो XYZ कंपनी ऑपरेट कर रही है बिजनेस में बहुत बढ़िया तरीके से, उसको कोई कॉम्पिटिटर है ABC, वो छोटी कंपनी और वो भी बढ़िया बिजनेस कर रही है। अब XYZ को ABC को लेना है, XYZ ये बढ़िया बिजनेस कर रही है और बड़ा हैंड है इसका, बड़ा हैंड से मतलब ये इसका बिजनेस ज्यादा है और ABC को आराम से एक्वायर कर सकते हैं, बहुत पैसा है, बहुत अच्छा कैश फ्लो है। अब ABC के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से नहीं बने होंगे एज पर जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन की, अगर इंडेस अप्लाई होता है उसके हिसाब से नहीं बने होंगे तो भाई XYZ पहले एक्वायर नहीं करेगी, उसकी वैल्यू वैसी डाउन हो जाएगी। तो जो ABC वाले ना वो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर इंडेस के हिसाब से बनवाएंगे या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी फिर प्रैक्टिशनर हायर करेंगे। तो दोनों स्कोप आ गए ना, XYZ भी प्रैक्टिशनर ने हेल्प करी और ABC की भी हेल्प करी। अब उसे मर्जर में वो भी है, फिर उसके बाद दोबारा प्रैक्टिशनर की हेल्प लगेगी। अब अगर ये दोनों अलग अलग गलत अकाउंटिंग करके बैठे होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसकी वैल्यू वैसे डाउन हो जाएगी, तो मैनेजमेंट ही बेकार है। इसको कंपनी को क्या ले, मैनेजमेंट ही पूरा चेंज करना पड़ेगा, छोड़ो इस कंपनी को नहीं लेते, इसकी वैल्यू वैसी गिर जाएगी। बात समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? तो अगर मैनेजमेंट और TCWG मतलब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, मैं हर जगह TCWG लिखता हूं, बहुत बड़ा कौन लिखेगा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, तो इंटरनल यूज के लिए है ना। अरे अगर मैनेजमेंट को कुछ देखना है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे ऑपरेट, हमारी कंपनी कैसे ऑपरेट करे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके देखेगी ना, और प्रोडक्शन हाउस में तो जाके देखेगी, उसे नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है, पर रेवेन्यू पता चलेगा तभी तो प्रॉफिट देखेगी ना, कितना परसेंटेज प्रॉफिट आ रहा है रेवेन्यू पे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ क्या नहीं आया समझ, इसमें है नहीं कुछ। चलो ठीक है, इंटरनल यूज के लिए हो गया। फिर उसके बाद क्या है, अब मान लो कोई एक्सटर्नल पार्टीज को चाहिए कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट, अरे भाई फंडिंग बॉडी टू सपोर्ट, अरे भाई मान लो तुम NPO चला रहे हो कोई, अब ये वही वाला, ये ICA का एग्जांपल है, NPO चला रहे हो, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स NPO के जो भी फ्रेमवर्क है उसके बेसिस पे बनेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी वो बनता है, जो इनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और जो कैश वाला अकाउंट बनता है, कैश एंड एक्सपेंस अकाउंट, उसके बेसिस पे नहीं बनेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो तुम कंट्रीब्यूटर्स के पास क्या ले जाके दिखाओगे, ये हमारे पास ये फालतू सा क्या है ये भाई, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है ना, नहीं पता तो तुम हायर कर लो प्रैक्टिशनर को, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाने में। भाई जो लॉ कहता है, जैसे तुम्हें कॉर्पस फंड दिखाना है या तुम्हें सरप्लस फंड जो भी दिखाना है, जो भी तुम NPO के बना रहे हो, अभी मैं तुम्हें NPO का एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें और भी कुछ हो सकता है। मान लो कंपनी को फंड रेज करना है, नॉर्मल कंपनियों से फंड रेज करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो अपने लॉ एंड रेगुलेशन के बेसिस पे बनाओगे ना। एक चीज और बताता हूँ, लॉ एंड रेगुलेशन के बेसिस पे बनाओगे ना, तुम्हें कंपैरिजन बड़ा आसान हो जाएगा। एक कंपनी लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से बना रही है, मतलब इंडेस के हिसाब से बना रही है, दूसरी कंपनी भी लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से इंडेस अप्लाई होता है। अगर ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हम पता लगा पाएंगे ना कि कैसे किसके ज्यादा एसेट्स है, किसका ज्यादा रेवेन्यू है, क्योंकि सबका ट्रीटमेंट तो सेम होना है ना। इंडेस में रेवेन्यू का सेम ट्रीटमेंट होगा, इसका ज्यादा होगा, तो कंपैरिजन में आसानी हो जाएगी ना। अगर दोनों पे इंडेस अप्लाई हो रहे हैं तो कंपैरिजन में पता चल जाएगा ना किसका रेवेन्यू ज्यादा है। तो तुम्हें अगर ये AS में बना रहा है या गलत अकाउंटिंग कर रहा है, पता चल गया हमें, तो फिर भाई कंपेयर, चलो AS में तो चलो फिर भी इंडेस में हो जाएगा, अकाउंटिंग ही गलत कर रहे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हम रेवेन्यू पे रिलाई नहीं करेंगे, क्या दिखा रहेगा हमें क्या पता। इसने मान लिया एडवांस आया, उसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, ऐसे थोड़ी होता है। अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 115 पढ़ोगे ना, रेवेन्यू फ्रॉम रेवेन्यू वाला जो इंडेस है, उससे तुम्हें पता चल जाएगा एडवांस मिलने पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होता है, 5 कंडीशंस फुलफिल करनी है उसके बाद रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है। उन्होंने पहले रिकॉग्नाइज करके बैठे तो गलत दिखा रखा है ना। अरे नहीं आते तो फाइनेंशियल बनवाने बिठा लो ना प्रैक्टिशनर को। हम क्यों बैठे हैं, प्रैक्टिशनर क्यों बैठे, हेल्प करने के लिए बैठे, हेल्प करने के लिए मना कर रहे हैं क्या? जो है आज की डेट में हर कोई सेल्फिश है, मानते हो ना ये बात, हर कोई सेल्फिश है। तो भाई जब तक तुम उसको पैसे नहीं दोगे तो वो काम नहीं करेगा, तुम्हारी वो हेल्प करने के लिए नहीं बैठा है, तुम उसकी हेल्प करेगा, वो पैसे लेगा, ऑब्वियसली देगा, तो तुम्हें भी देने पड़ेंगे ना भाई पैसे।
और फॉर ट्रांजेक्शनल पर्पसेस, जैसे मैंने बताया मर्जर एंड एक्विजिशन का बढ़िया एग्जांपल दिया था भाई, उसमें तो लगती ही अकाउंटिंग, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस होते हैं। मैंने भी काम करा है थोड़े दिन पहले एक मर्जर पे, बहुत बड़ा मर्जर था, आई कांट डिस्क्लोज द नेम राइट नाउ, बट बहुत बड़ा मर्जर था। टोटल 36 कंपनीज को हमने एक कंपनी में मर्ज कर दिया। बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस थी, बहुत बढ़िया काम था, मतलब मजा आया, मतलब उस काम को समझने में ही मजा आ रहा था मेरे को कि भाई ये क्या है, मतलब मान गए। उसमें हर किसी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की हेल्प लगी थी। रेगुलेटरी ने अलग देखा था, ट्रांजैक्शन का जो एक टैक्स का डिपार्टमेंट है उसने अलग देखा था, फाइनेंशियल फैस के डिपार्टमेंट ने अलग देखा था कि क्या चल रहा है, अकाउंटिंग कैसे करनी, इतनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन थी, कैसे होगी अकाउंटिंग, समझ रहे हो ना। तो एक बड़ी अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है ना, हर एक डिपार्टमेंट की हेल्प लगती है, और फैस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज लास्ट में अकाउंटिंग उन्हें करनी है। तो ये जो एसआरएस है ना, वो पूरा उस पर डिपेंडेंट है, बहुत यूज होता है ये वाला एसआरएस उस वाले केस में। मैंने ना तुम्हें स्कोप हिंदी में भी लिख के दे दिया। स्कोप समझते हो ना कि क्या करोगे काम, वही होता है स्कोप, कि स्कोप में क्या आ रहा है तुम्हारे, स्कोप से बाहर हम काम नहीं करेंगे, स्कोप के अंदर होगा वो तो हम करेंगे क्योंकि उसके पैसे ले रहे हैं हम। एंगेजमेंट लेटर इसमें भी साइन होंगे, जैसे मैंने तुम्हें 4400 में बनाया था, नहीं देखा तो वापस जाके देखो। 4400 में मैंने चीख चीख के बोला था एंगेजमेंट लेटर साइन करा लेना, कराना है। ऐसे इसमें होगा। स्कोप में हम क्या लिखेंगे, मैनेजमेंट को सिर्फ असिस्ट करेंगे इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बस यही होता है हमारा स्कोप। और मैनेजमेंट रिटेन करती है कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड बेसिस ऑन विच इट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड। अरे भाई मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन देगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसी के बेसिस पे तो हम अकाउंट्स ड्रॉ करेंगे। हमारे को कोई सपने थोड़ी आ रहे हैं इसके क्या क्या हो रहा है, उसे बताना पड़ेगा ना, उनका रेवेन्यू क्या है, उनका क्या है ट्रीटमेंट तो हम बताएंगे, बट रेवेन्यू तो बताना पड़ेगा ना कि उस बंदे से इतने पैसे आ गए, उससे एडवांस आ गया है, या उसकी ये कंडीशंस हैं, या फिर अभी आया नहीं है, जो भी है XYZ, वट एवर द रीजन इज। बट ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी के बेसिस पे यू हैव टू गिव देम असिस्टेंस और एडवाइस और हेल्प करनी पड़ेगी, जो भी है XYZ। बट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी ना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, भाई जो तुम दे रहे हो तुम दोगे, तभी तो उसके बेसिस पे वी विल वर्क ऑन दैट एंड हेल्प यू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चले अब एंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस, हमारा फेवरेट पार्ट। एंगेजमेंट भाई हमारे पता है क्या होता है, तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ। जिस दिन एंगेजमेंट लेटर साइन होता है ना, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी कंपनी में, बड़ी खुशी होती है, पैसा आएगा, काम तो करना ही पड़ेगा। बट ये ना जो जैसे जो बिग 4 हो गया या कोई भी और हो गया, कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट्स, इसमें ना ह्यूमन रिसोर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें तुम्हारा कोई कॉस्ट, वैसे कॉस्ट लग रही है, एज अ ह्यूमन की कॉस्ट लग रही है, बट इसमें तुम्हारा वैसे खर्चा नहीं हो रहा। तुम्हारा अगर तुम देखोगे तो तुम हायर कर रहे हो, तुम्हें सैलरीज दे रहे हो, नीचे जो लोग हैं तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स एंड ऑल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पार्टनर, बट उसे पैसा आता हुआ किसको बुरा लगता है। तो एंगेजमेंट लेटर जिस दिन साइन होता है ना, बड़ी खुशी होती है। अब इसमें क्या है, क्या क्या चीजें एक्सेप्ट करेंगे एंगेजमेंट लेटर में, या एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस में क्या क्या चीजें एक्सेप्ट करेंगे। इंटेंडेड यूज क्या है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाइए तो बता दो भाई, और इसकी इधर यूज और इट्स डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई रेस्ट्रिक्शन है, पहले एग्री कर लेंगे ना कि भाई यहाँ नहीं देना, यहाँ देना, यहाँ नहीं देना, कोई लिमिटेशन है बता दो, जो भी XYZ, पहली एंगेजमेंट लेटर में वी विल एक्सेप्ट दैट, उसके बेसिस पे वी विल वर्क ऑन दैट एंगेजमेंट, वी विल नॉट डाइवर्ट फ्रॉम आवर स्कोप, या फिर जो भी एंगेजमेंट लेटर में लिखा है वी विल नॉट डाइवर्ट फ्रॉम दैट एंगेजमेंट लेटर और दैट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, उसके बेसिस पे वी विल वर्क। अगर तुम्हें अभी कुछ एक्सेप्ट कराना करा लो, बाद में वी आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एंगेजमेंट लेटर इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसमें तुमने साइन करा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अरे बता दो ना कि इसमें शेड्यूल 3 में बनाएंगे, इंडेस में, जो भी पहले एग्री कर लो ना, बाद में कोई लफड़ा नहीं चाहिए मेरे को, कह रहे हो इंडेस में नहीं बनाना था, ऐसे बनाना था, भाई मुझे नहीं पता, अब तो जो हो गया। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या होगा, स्कोप में हम ये वाली कंपनी कवर करेंगे, ये वाली कंपनी नहीं कवर करेंगे, इसका ये पार्ट कवर करेंगे, इसका ये पार्ट नहीं कवर करेंगे, वो सारा हम EL में डाल देते हैं एंगेजमेंट लेटर में। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिशनर क्या है, टू कंप्लाई विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, अरे भाई तो अपने एथिकल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे तो चलेगा ना भाई, अरे ये भी सब गाइडेंस तो है ही ना तुम्हारी कोड ऑफ एथिक्स, तुम अपने रेलेवेंट एथिक को जो भी रिक्वायरमेंट होगी तुम उसे ब्रीच थोड़ी करोगे, काम तो करना पड़ेगा ना उसके बेसिस पे ही, तुम समझ रहे हो ना, उसके बेसिस पे ही तो काम कंप्लाई करना पड़ेगा, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो भी होंगी तुम्हारी, जो भी कंपाइल करना पड़ेगा तो उसके बेसिस पे करोगे ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर, अब देखो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है जो हमारा प्रैक्टिशनर है कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में पक्का तुम्हारी हेल्प करूंगा, एज पर रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट पक्का मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा,
जो भी मेरे से बन पाएगा मैं करूंगा, बट मैनेजमेंट को भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई मैनेजमेंट बोलेगी पक्का मैं तुम्हें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दूंगी, ऑन द बेसिस ऑफ विच इट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड, एंड इंटेंडेड यूज ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी मैं बता दूंगी, एंड इंटेंडेड यूजर्स भी मैं बता दूंगी कौन होंगे। ठीक है, पता नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट लेटर में डाल के खत्म करो ना। तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट है कि मैनेजमेंट को ये चीजें करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट को ये हमारी बातें माननी पड़ेगी। हमने साइन कराया है भाई, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो हम कैसे काम करेंगे, डेडलाइंस एक्सेप्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। जजमेंट रिक्वायर्ड है अगर कोई प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन में, यार मान लो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है और उसका कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं हुआ आज तक, कहीं बुक्स में कहीं लॉ में नहीं आ रहा, बट उस पर जजमेंट लगेगी। अब जजमेंट पे ना जो प्रैक्टिशनर होगा और मैनेजमेंट ऐसे आमने सामने बैठ जाएगी। मान लो मैं प्रैक्टिशनर हूँ एंड यू आर द मैनेजमेंट। अब तुम कह रहे हो कि ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन हुई है, अच्छा मैंने सुना सब कुछ, हाँ, तो मैंने कहा सर इसमें ना एक ऐसे जजमेंट लिखेगी जिसमें ना हम पहले एग्री कर लेते हैं, ताकि बाद में इस चीज़ पे इसके चक्कर में हमारी टीम का टाइम वेस्ट भी ना हो, ना आपकी साइड से टाइम वेस्ट हो। तो वो मैनेजमेंट भी बोल रहा है, तुम बोल रहे हो जैसे कि हाँ सर ठीक है, सही कह रहे हो आप, तो आज ही हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जजमेंट्स लगेंगी। फिर उसके बाद एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, वो डिक्लेरेशन देंगे कि भाई ये सारा डेटा जो मैं दे रही हूँ एक्यूरेट एंड कंप्लीट है, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स, एवरीथिंग इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट। वो डिक्लेरेशन देंगे, ऐसा एंगेजमेंट लेटर में भी हम लिख के देंगे भाई एक्यूरेशन कंप्लीटनेस की जिम्मेदारी किसकी है, तुम्हारी। तुम कौन हो, तुम मैनेजमेंट हो, और मैं कौन हूं, मैं हूं प्रैक्टिशनर। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्प करना, बट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना। अगर तुमने इसमें गड़बड़ करी तो मेरी चीजें भी गड़बड़ होगी, इसलिए पहले तुम एंगेजमेंट लेटर पे साइन करके बोलो कि मेरी सारी चीजें एक्यूरेट एंड कंप्लीट है। समझ गए ना, पक्का पक्का समझ गए, चलो ठीक है। अब कर रहे हैं हम डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मतलब मैनेजमेंट ये भी मानेगा कि उसके इंटरनल कंट्रोल है, वो डिटरमाइन करेगा कि भाई इंटरनल कंट्रोल एनेबल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि तो तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल से बहुत इफेक्टिव है, उसमें कोई भी मिस डेविएशन या मिस स्टेटमेंट्स नहीं होंगे, इफेक्टिव है इंटरनल कंट्रोल। तो तुम ये चीज़ एंगेजमेंट लेटर में डाल दो कि भाई हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनवा रहे हैं इंटरनल कंट्रोल के बेसिस पे, तो इंटरनल कंट्रोल हमारे काफ़ी इफेक्टिव है, उसमें तुम्हें कोई डेविएशन नहीं मिलेगी, बहुत इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल है। अगर कोई रिस्क आता है तो उसे मिटिगेट कर रहे हैं, वो लिख दो तुम एंगेजमेंट लेटर में, खत्म बात। हम ये सारी चीज़ों पे पहले साइन करा लेंगे, भाई हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। फिर हमने साइन कराया, तुमसे साइन कराया और तुमने करा है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब मैं तुम्हारे को हेल्प करूंगा, एडवाइस करूंगा, जो भी है। तुमने जो डेटा दिया, तुमने अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड बिलीव से ये बोला है कि सब कुछ डेटा एक्यूरेट है, कंप्लीट है, सब कुछ सही है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प करना, आई एम हेल्पिंग यू। बट अगर कुछ गलत होता है तो इट्स अप टू यू, बिकॉज यू हैव साइंड इन दैट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी आर गिविंग यू इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट। आर यू गेटिंग और नॉट? चले नेक्स्ट टॉपिक पे, समझ आ रहा है ना? एक्सेप्ट कर लिया एंगेजमेंट, अब परफॉर्म भी तो करोगे, खाली थोड़ी बैठे रहोगे, पैसे लिए लोगे मतलब देंगे, साइन तो कर दिए ना, काम तो करना पड़ेगा। अब क्या है भाई, ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। एंटिटी के बिजनेस ऑपरेशंस कैसे हैं, एंटिटी का अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन है, लेजर पे है, सैप पे है, क्या है, पूरे एंटिटी की इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी ना। ये मैंने पहले पुराने टॉपिक्स में बहुत बार कवर करा है, पीछे जाके देख लेना। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कौन से फ्रेमवर्क के बेसिस पे तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, ये शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है, इंडेस एप्लीकेबल है, या फिर कोई भी जो भी फ्रेमवर्क है वो एप्लीकेबल। एनपीओ है तो उसका कौन सा फ्रेमवर्क होता है, जो भी बैंक का अलग है, जो भी है, तो वो उसके बेसिस पे ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी ना भाई, क्या कह रहे हैं। एंगेजमेंट तो एक्सेप्ट तो कर ली, टीम को तो बताओगे क्या है बिजनेस, क्या है ऑपरेशन, पार्टनर टीम को तो बताएगा। जो पार्टनर पे बहुत अंडरस्टैंडिंग है, पार्टनर को कन्वे तो करना पड़ेगा ना, इसके फाइनेंशियल्स में मर्जर हो रहा है या डीमर्जर हो रहा है, या फिर यहाँ पे ये अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग, ये सब परफॉर्म करेंगे अब एंगेजमेंट। अब क्या करेंगे, हम कंपाइल करेंगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, जो भी उन्होंने दिया है, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन जो भी दिया है, और जजमेंट्स जो हमने पहले एग्री कर ली थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन देगा, हमें को मैनेजमेंट देगी, और हमें उसे कंपाइल करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हेल्प करनी है उनकी, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाने हैं उनके साथ बैठ के, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्कस करना पड़ेगा मैनेजमेंट और दोज चार्जेस गवर्नेंस, दो सिग्निफिकेंट जजमेंट फॉर विच प्रैक्टिशनर हैज प्रोवाइडेड असिस्टेंस। अरे भाई कभी कभार क्या होता है, कई जजमेंट्स में अब मैनेजमेंट ना हमारे ऊपर ही रिलाई कर रही है, भाई तुम ही बता दो जजमेंट्स क्या है। चलो ठीक है, बैठ के बात कर लेते हैं आपस में, आमने सामने बैठ के बात कर लेते हैं, ठीक है कर लेते हैं डिस्कस, क्या दिक्कत है, काम आगे बढ़ाने रोकना थोड़ी है, कर लेते हैं डिस्कस, वो कर लेंगे। ये भी तो परफॉर्मेंस का पार्ट हो गया ना, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का पार्ट हो गया, जजमेंट्स पे अग्री कर रहे हैं, टाइम तो लग रहा है ना पार्टनर का,
या उस जो भी बंदा असिस्ट कर रहा है, लग रहा है ना टाइम, तो भाई ठीक है, पार्ट है। फिर प्रायर टू कंपाइलेशन एंगेजमेंट practitioner shall read compiled financial information in light of practitioner understanding of entity business operation and applicable financial reporting framework। भाई ठीक है, सारी बात मान ली। अगर तुम एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो तो तुम्हें पूरा आइडिया होना चाहिए, पहले से आइडिया ले लो कि भाई कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कैसे एंटिटी ऑपरेट करती है, उसके ऑपरेशंस कैसे हैं, एवरीथिंग की पहले नॉलेज ले लो। तुम्हें नॉलेज है, बहुत बढ़िया है। तुम्हें कोई दिक्कत है तो मना कर देना, एंगेजमेंट एक्सेप्ट मत करना। तुम्हें पता है हाँ ठीक है हम कर पाएंगे, देन ओनली एक्सेप्ट दैट एंगेजमेंट। और परफॉर्मेंस से पहले ही कर लो ये काम। अब तुम चालू कर रहे हो, मान लो तुमने चालू कर दिया एंगेजमेंट, अब में तुम्हें नहीं आता तो भाई ठीक है, रेफर कर लो पुरानी चीज़ें, और तुम्हें आता है तो बहुत ही बढ़िया है। आधे में पूछ के अरे यार हमने तो गलत अकाउंट नहीं कर दी, अरे यार ये तो रह गया, अरे यार नहीं चलता, यहाँ पे पैसे लिए हैं। इसलिए पहले ही सारी अंडरस्टैंडिंग लेके रखो। परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट के बाद कुछ भी नहीं होगा। एक बार चालू हो गई एंगेजमेंट तो आइदर पहले बता दो कि तुम्हारे को नहीं आता या तुम नहीं कर पाओगे, अदरवाइज देर इज नो अदर ऑप्शन टू गोइंग बैक। पैसे लिए एंगेजमेंट लेटर पे साइन करा, ऐसे नहीं करा है। अब देखो, अगर प्रैक्टिशनर को पता चला, नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिशनर को पता चला या अवेयर हुआ कि रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स और एक्सप्लेनेशन और जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट और अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो क्या होगा? अरे भाई अब पता चल गया उन्हें। मैनेजमेंट तो सोच रही थी मैं छुपा लूंगी, कैसे छुपा लेगी, पागल है क्या? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हल्के में ले रही होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट को। अब में बहुत नॉलेज होती है, हल्के में मत लेना। खूब पढ़ा है उन्होंने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब कुछ पढ़ा है उन्होंने, ढंग से पढ़ा है। ऐसे नहीं लेता, किसी को देता डिग्री, समझ रहे हो ना? तो प्रैक्टिशनर बोलता है तो फिर प्रैक्टिशनर क्या करेगा? अटेंशन लाएगा मैनेजमेंट की और रिक्वेस्ट करेगा कि भाई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन लो, कि भाई पूरा हम अच्छे से सतर्क हो जाए कि हाँ भाई ये सारी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। अगर वो मना करते हैं, अनेबल टू ऑब्टेन करेक्ट और एक्यूरेट डेटा, भाई विड्रॉ कर लेंगे हम एंगेजमेंट से, हम नहीं कर रहे। साइटिंग रीजंस टू मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्जेस गवर्नेंस, भाई तुम्हारे ना अकाउंट्स में गड़बड़ है, भाई हम नहीं कर रहे तुम्हारी हेल्प। तुमसे पहले ही पूछा था ना, क्यों गड़बड़ करी? मैं तो नहीं कर रही, मैं क्यों फंसूं? तुम फंसो, मैं क्यों फंसूं? तुमसे डिक्लेरेशन ले रखी है ना, क्यूरेटर कंप्लीट होने चाहिए, इसमें गड़बड़ क्यों मिली है मेरे को? वो भाई ये जाएगा पार्टनर, झड़का देगा मैनेजमेंट को, भाई क्या क्या चल रहा है? तुमसे बोला था ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट, एक्यूरेट, इनक्यूरेट इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? कैसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो? हम किस बेसिस पे कैसे काम कर ले? तो हम विड्रॉ कर रहे हैं एंगेजमेंट। अगर इफ मैनेजमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट, पहले पता चल जाए तो बहुत वेल एंड गुड है, और अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट अगर उन्हें पता चला एकदम से कि जो कंप्लाइड इन्फॉर्मेशन है डज नॉट एडुकेटली डिस्क्राइब, अब 3 पॉइंट आते हैं। एक तो हो गया कि तुम्हें इनएक्यूरेट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली है। अब 3 पॉइंट्स की वजह से अगर बीच में ड्यूरिंग दैट परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट तो तुम्हें 3 पॉइंट पता चलते हैं, तो फिर 2 ऑप्शन आते हैं। अभी देखो, पहले 3 पॉइंट क्या पता चलते हैं, फिर क्या 2 ऑप्शन है, अब देखते हैं। कोर्स ऑफ एंगेजमेंट में तुम्हें पता चला जो कंप्लाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो डज नॉट एडिक्वेटली डिस्क्राइब द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। भाई ड्राफ्ट तो बना के दोगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, स्क्रैच से लेजर वगैरह नहीं बनाते हम, तुम्हारी हेल्प करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनवाने में। एक ड्राफ्ट तो तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा, तुमने बिल्कुल ही गलत करा हुआ है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को डिस्क्राइब ही नहीं कर रहा है। मान लो शेड्यूल 3 के बेसिस पे बनाते, शेड्यूल 2 के बेसिस पे बना के बैठे हुए हो भाई। तो पहले लग रहा था इनिशियली व्हेन वी हैव एक्सेप्टेड दैट एंगेजमेंट, ऊपर से देखा तो बिल्कुल सही लग रहा था सब, बट बाद में पता चला कि भाई शेड्यूल 2 के हिसाब से बना रखे हैं। और 3 पॉइंट है, अमेंडमेंट्स टू कंप्लाइड सो दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड नॉट मटीरियली मिसस्टेटेड। अगर कुछ चेंजेस करने हैं, अगर तुम चलो ठीक है तुम भटक गए, कोई नहीं, अब कोई अमेंडमेंट्स आए हैं रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में और तुम्हें उसे कंप्लाई करने पड़ेंगे, और जो भी कंप्लाइड इन्फॉर्मेशन जो तुमने दी है ना, कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन, वो वैसे ही मिसलीडिंग है। ये 3 पॉइंट क्या क्या हैं दोबारा देखते हैं कि जो कंप्लाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डज नॉट एडिक्वेटली डिस्क्राइब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो मैंने शेड्यूल 3 और शेड्यूल 2 का एग्जांपल दिया। फिर जो अमेंडमेंट्स है वो तुमने अप्लाई नहीं करी, इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड दिख रहे हैं, या इन्फॉर्मेशन जो भी दी है तुमने मटीरियली मिसस्टेटेड दिख रही है, तुमने वो अमेंडमेंट्स अप्लाई नहीं करी वाइल अप्लाइंग। और कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज वैसी वो कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन अदरवाइज मिसलीडिंग है, तो मैनेजमेंट से बोल देंगे कि भाई चेंज करके दो।
अगर मैनेजमेंट डिक्लाइन करती है कि भाई हम ये अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे, भाई ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है ना, तो चलो ठीक है, तुमने शेड्यूल 3 की वजह से शेड्यूल 2 पे बना लिए, कोई नहीं, कर दो चेंज। अब कोई अमेंडमेंट्स हैं तुमने कंपाइल नहीं करे थे, कर दो अब कंपाइल। और अगर कोई वैसी मिसलीडिंग है तो उसे हटाओ ना, असली पिक्चर दिखाओ। मिसलीडिंग की वजह से लोगों के पैसे क्यों डुबवाने हैं तुम्हें? कोई इन्वेस्टर ना लगाना चाहता हो पैसा। मैनेजमेंट से हमने रिक्वेस्ट करी कि मैनेजमेंट आपने एक काम करो, ये अमेंडमेंट को कर लो अप्लाई। मैनेजमेंट कह देते हैं मैं नहीं कर रही, फिर हम क्या बोलेंगे, चल ठीक है निकल, हम भी छोड़ रहे हैं एंगेजमेंट, विदड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट। और फिर अगर नहीं कर पाए विदड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू विदड्रॉ, डिटरमाइन प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एप्लीकेबल इन सच सर्कमस्टांसेस। अब यार इसके अंदर ना ऑडिट प्रैक्टिशनर के पास वो ताकत है कि भाई वो देखेगा लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या बोलते हैं, इन केस अगर मैनेजमेंट अगर पॉसिबल नहीं हो रहा विड्रॉ करना, ऐसा कुछ क्लॉज पे हमने साइन कर लिया, तो वो जो भी रेलेवेंट लीगल और रेगुलेशन के रिक्वायरमेंट या फिर कोई एक्शन होगा कि भाई इस केस में तुम्हें ये करना है, तो वो प्रैक्टिशनर ले लेगा। ठीक है, और इस केस में क्या करेगा कि भाई तुम्हारी चीजें तो गलत है और हाँ अब वो पॉसिबल भी नहीं हो रहा विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट करना, तो प्रैक्टिशनर लिखवा लेगा किससे, मैनेजमेंट से, कि ये तुमने जो अमेंडमेंट्स 3 हुई हैं, कंपाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन डज नॉट एडिक्वेटली डिस्क्राइब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और शेड्यूल 3 शेड्यूल 2 वाला एग्जांपल, फिर अमेंडमेंट्स तुमने अप्लाई नहीं करे और तुम कर नहीं रहे हो और कंपाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसी मिसलीडिंग है, तो मैनेजमेंट अगर वो पॉसिबल नहीं है, सॉरी प्रैक्टिशनर को पॉसिबल नहीं है टू विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट, तो मैनेजमेंट से ना वो साइन करा लेगा। क्या लेगा, एक्नॉलेजमेंट ऑब्टेन करेगा, किस चीज की, फ्रॉम मैनेजमेंट, किस चीज की, दैट दे हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। भाई तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके साइन कर दो, पहले एक्नॉलेजमेंट दे दो, लिख के दे दो कि भाई जो भी है ये है, हम करेंगे नहीं अमेंडमेंट सप्लाई, तो ठीक है मत करो, साइन करके दे दो मेरे को, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई विल हेल्प यू इन असिस्टिंग इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, जस्ट साइन दिस एंड गिव मी द एक्नॉलेजमेंट। ऐसे प्रैक्टिशनर बोल के चला जाएगा। उसने कर दिए तो वेल एंड गुड, नहीं करे तो हम विड्रॉ कर ही लेंगे एंगेजमेंट से। अब प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट क्या होती है, प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट देखते हैं क्या होती है। इसमें कोई इंश्योरेंस नहीं देगा वो, रिपोर्ट तो देगा ना, ओपिनियन दिया है तो भाई रिपोर्ट तो देगा। भाई तुम अगर कभी भी काम करोगे ना, तुम्हें हर चीज़ की रिपोर्ट देनी पड़ेगी, तुम्हें बताना तो पड़ेगा तुमने ये डिलीवर करा है, चाहे तुम मेल पे करो चाहे तुम एक रिटन डॉक्यूमेंट में करो। अब इसकी रिपोर्ट कैसे होती है, रिपोर्ट टाइटल कि क्या है, किसके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या कर रहे हो, जो तुम्हें मैंने 4400 में भी एग्जांपल दिया था, एड्रेस किसको, इंटेंडेड यूजर्स कौन है, स्टेटमेंट दैट अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रैक्टिशनर हैज कंपाइल्ड द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि भाई इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एज एप्रोप्रिएट, जो हमने पहले भी डिस्कस करा था, अपनी जो भी डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो बताना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, इफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज यूज्ड तो उसकी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। तो मतलब अगर सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी हेल्प करते हो, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी हेल्प करते हैं। स्पेशलाइज्ड एरिया दैट वी हैव कवर्ड इन सीरीज 800, सीरीज 800 वापस जाके देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होता क्या, और उसके अंदर भी यहाँ पे प्रैक्टिशनर हेल्प करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, टाइटल ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इफ इट कंप्राइज मोर देन वन एलिमेंट, जो भी अगर तुम्हें स्पेसिफिक एरिया में कोई हेल्प चाहिए तो। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिशनर की इन कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड जो भी उसने काम करा है वो एज पर SRS है, एंड प्रैक्टिशनर हैज कंप्लाइड विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। ठीक है, बहुत नॉर्मल है, बस रीड कर रहा हूँ मैं, इसमें कुछ है भी नहीं क्योंकि मैं पहले तुम्हें सब कुछ पढ़ा रखा है, अब ये सिर्फ इसको रिपोर्ट में लेके आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट अ कंपाइलेशन एंगेजमेंट एंटेल्स इन अकॉर्डिंग विद SRS, मतलब कि वो कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या कहता है एज पर जो भी हमने पढ़ा, बस एक्सप्लेनेशन देगा कि कंपाइलेशन एंगेजमेंट एश्योरेंस एंगेजमेंट है नहीं, और प्रैक्टिशनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, वो सब लिख देंगे पहले ही। और उसके बाद अकॉर्डिंगली प्रैक्टिशनर डज नॉट एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन, ऑडिट ओपिनियन नहीं दे रहे, कोई रिव्यू नहीं कर रहे, कंक्लूजन नहीं कर रहे, जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें सब कुछ पहले ही कवर कर लिया था, ये रिपोर्ट में बस हम लिख के दे रहे हैं। अब whether the financial information is prepared in accordance with applicable financial reporting framework, if the financial information is prepared using the special purpose framework, अगर special purpose के framework के basis पे बने तो हमें ये जो चीजें देखनी पड़ेगी कि describe the purpose for which the financial information, भाई बताना पड़ेगा ना purpose क्या है,
इंटेंडेड यूजर्स भी बताने पड़ेंगे, और जिस नोट में यार 800 में सब कुछ कवर करा है, मैं यहाँ पे अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा. ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द रीडर्स टू ऑफ द रिपोर्ट टू द फैक्ट दैट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क एंड एज अ रिजल्ट द इन्फॉर्मेशन इज सूटेबल फॉर द पर्पस. उसका डेट ऑफ प्रैक्टिशनर रिपोर्ट आ जाएगी, प्रैक्टिशनर की सिग्नेचर और आ जाएंगे, और प्लेस ऑफ सिग्नेचर बता देंगे कि कहाँ पे, दिल्ली, फरीदाबाद, जहाँ पे भी करा है. मैं फरीदाबाद से इसलिए फरीदाबाद बोला मैंने, ठीक है. उसके बाद आता है एंगेजमेंट लेवल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. एंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल क्या है? ये एक छोटा सा 2 टॉपिक और कवर कर रखे थे ईशान्य मॉड्यूल में, मैंने सब कुछ कवर कर लिया, इसमें तुम्हें बुक खोलने की भी जरूरत नहीं है, वैसे सब कुछ कवर्ड है. तो 2 थे. एंगेजमेंट लेवल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या है? एक ऐसा टॉपिक था जो कि मैं कवर कर रहा हूँ कि पार्टनर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि ओवरऑल क्वालिटी ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट बढ़िया है. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना कि कंपाइलेशन एंगेजमेंट की बढ़िया है, एंगेजमेंट लेवल की, तो वो क्वालिटी तो देनी पड़ेगी ना चीज़ की. और पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि एंगेजमेंट बीइंग परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. कि भाई जो एंगेजमेंट परफॉर्म करी है, जो भी हमारी फर्म की पॉलिसीज हैं और कंट्रोल्स एंड पॉलिसी है, तुम पढ़ के जा सकते हो, हमारे इंटरनेट पे सब कुछ है, वहाँ के बेसिस पे ही मैंने तुम्हारा एंगेजमेंट करा है. डॉक्यूमेंटेशन में क्या करेगा? सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे वो कवर कर लेगा. हाउ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकनसाइल्स विद अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, जो हमने पहले रिपोर्ट में ही बता दिया, वो डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखेगा. इन फ्यूचर अगर कोई ज़रूरत पड़े तो भाई वो उस पर रेडी चीज़ हो. और सिग्निफिकेंट मैटर हो, बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है, तो उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन. और फाइनल वर्जन, जो फाइनल वर्जन हमने ऊपर देखा था, ये वाला फाइनल वर्जन, कि फाइनल वर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेजमेंट मैनेजमेंट से पहले साइन करा लेगी. और फाइनल वर्जन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो भी तुमने डिलीवरेबल दिया होगा उसका वो ऑब्टेन कर लेगी फाइनल वर्जन, और ये सब चीज़ों का डॉक्यूमेंट कर लेगी. देखो अब मैंने तुम्हें पूरा टॉपिक बता दिया है, इसमें तुम बताओ कहाँ दिक्कत आई? कोई दिक्कत आई है? सब कुछ बता दिया मैंने तुम्हें लाइन वाइज, कुछ छोड़ा नहीं. बस ये टॉपिक बेहद सिंपल है, पता है. आईसीएनए ने टॉपिक्स जरूर डाले हैं, पर इन टॉपिक्स की इंटेंसिटी ऑफ डिफिकल्टी इज़ वेरी लो. नॉट डिफिकल्ट, बल्कि ईज है. ये ईज टॉपिक्स हैं जो कि स्कोरिंग है. बस तुम्हें अच्छे से समझना है, ठीक है. नए टॉपिक है तो क्या हुआ, नई चीज़ भाई लाइफ में. तो तुम्हारे को क्या पता था? तुम्हारे लिए तो ये भी नया ही है ना भाई. जो पुराने टॉपिक्स हटे तुमने तो वो भी पहली बार ही पढ़े होंगे, तो ठीक है ना. तुम्हारे लिए हर चीज़ नई थी, ठीक है. अब ये हट के ये आ गया, ये बेहद आसान टॉपिक है. बस तुम्हें क्या करना है, मन लगा के पढ़ाई करनी है. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लो, और अपने दोस्तों को बताओ, कमेंट करके बताओ मेरे को. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर भी अब मैं अच्छी अच्छी चीज़ें डालने वाला हूँ थोड़े दिन में. और थैंक यू सो मच. फिर मिलते हैं. बाय बाय.